सो वर्ल्ड रिक्रूटमेंट नो डाउट बग बाउंटी सीखने के लिए सबसे बढ़िया चैलेंज है। इसमें आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है जो बग बाउंटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी तक आप सिर्फ कंटेंट डिस्कवरी और एक्सप्लॉयटेशन सीख रहे थे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो बग बाउंटी में सीखनी ज़रूरी है। जैसे कि ओसेंट, अपने टारगेट पे ओसेंट करना कितना इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा पाइथन, अपने डेली टास्क को कैसे हम पाइथन की मदद से ऑटोमेट कर सकते हैं जो हमारे को बग बाउंटी में हेल्प करता है, वो सीखना बहुत जरूरी है जो इस चैलेंज में आपको सिखाया जाएगा। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है चेनिंग ऑफ मल्टीपल वनरेबिलिटीज। अगर आपको एक टारगेट पे मल्टीपल वनरेबिलिटीज मिलती तो कैसे हम उनको चेन करके और बड़ा अटैक बना सकते हैं, कंपनी के लिए और बड़ा खतरा कैसे कर सकते हैं ताकि वो हमारे को और बड़ी बाउंटी दे। तो वो कॉन्सेप्ट भी आपको इसमें सिखाया जाता है। उसके अलावा जो अभी तक आप कर रहे थे कंटेंट डिस्कवरी, वो भी बहुत बढ़िया, और एक्सप्लॉयटेशन में भी आपको मजा आने वाला है। आपको वनरेबिलिटीज लाइक ओपन रीडायरेक्शन, SSRF, ये सब इसमें देखने को मिलने वाली है। तो वर्ल्ड रिक्रूटमेंट हम लोगों का ctfchallenge.com का 5th चैलेंज है। ये एक मीडियम लेवल का चैलेंज है और इसके अंदर हम लोगों को 4 फ्लैग्स को फाइंड करना है। उसके अलावा इसका डिस्क्रिप्शन कहता है दिस रिक्रूटमेंट कंपनी हैज़ अ सीरियस सिक्योरिटी प्रॉब्लम बट यू विल हैव टू डिग इनटू इट्स पास्ट स्टाफ मेंबर्स टू वर्क आउट हाउ टू गेट इन। यानी कि हम लोग के क्या कह रहे हैं कि एक रिक्रूटमेंट कंपनी जिसकी वेबसाइट में सीरियस सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, उसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे एक हिंट दी गई है। हिंट क्या है कि आप लोगों को अपना रास्ता बनाने के लिए, इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को स्टाफ मेंबर्स में घुसना पड़ेगा और उसमें भी पर्टिकुलरली पास्ट स्टाफ मेंबर्स जो इस कंपनी के हैं उनके बारे में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हिंट को हम ध्यान में रखेंगे अपना, ये हिंट हम लोगों को दिया गया। तो चैलेंज को स्टार्ट करते हैं, मैं चैलेंज को ओपन कर लेता हूँ। आप लोगों को आपकी कुकी यहीं पे मिल जाएगी। मैं सीधा बिगिन चैलेंज पे क्लिक करता हूँ। अब हम लोगों का टारगेट डोमेन है worldrecruitment.co.uk। वेबसाइट का इंटरफेस बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको दिखेगा एक वर्ल्ड रिक्रूटमेंट लिखा है जो कि इसी पेज पे आपको रीडायरेक्ट करेगा। उसके अलावा होम है जो कि इसी पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। एक स्टाफ मेंबर दिख रहा है बटन यहाँ पे, इस पर क्लिक करके देखेंगे हम कहाँ पे जाते हैं। उसके अलावा इमेज है और कुछ टेक्स्ट है जिस पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। तो सबसे पहले इस पेज का सोर्स कोड देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मेरे को एक कस्टम CSS फाइल दिख रही है। ठीक है, तो उस पर मैं खोल के देख लेता हूँ यहाँ पे क्या है। और यहाँ पे हम लोगों को आ रहा है पेज नॉट फाउंड, तो शायद ये नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे कुछ खास नहीं मिला है। उसके अलावा हम देखते हैं तो यहाँ पे जो स्टाफ मेंबर्स वाला पेज है वो एक स्टाफ एंड पॉइंट पे हम लोगों को ले जा रहा है, इसको भी हम देखेंगे। और जावास्क्रिप्ट को भी देख लेते हैं नीचे। तो यहाँ जावास्क्रिप्ट में भी आप देखोगे सिर्फ फ्रेमवर्क्स का यूज़ हुआ है, jQuery और बूटस्ट्रैप। उसके अलावा कोई कस्टम जावास्क्रिप्ट फाइल नहीं है, तो हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो मैं सीधा चलता हूँ स्टाफ मेंबर्स पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे 3 स्टाफ मेंबर्स हम लोगों को दिए हुए। ठीक है, आपको दिख रहा होगा जैकॉब वेबस्टर डायरेक्टर है जो कि आर्ची बेंटली, और एबी वॉर्ड जो कि मैनेजर और टीम लीडर है, और इनकी प्रोफाइल भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या है, क्लिक करते हैं व्यू प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे हम 1 एंड पॉइंट पे जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टर की प्रोफाइल जो है वो 1 एंड पॉइंट की। तो मैं यहाँ पे सोच ही सकता हूँ कि यहाँ पे मैं 2 एंड पॉइंट डाल के देख लेता, तो हम दूसरे यूज़र पे चले जाएंगे जहाँ तक देखो आर्ची पे आ गए हम लोग। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं 3 डाल दूँ तो हम 3 यूज़र, जो 3rd यूज़र था, ओके, यहाँ पे कुछ और आया है, स्टाफ मेंबर नो लॉन्गर वर्क्स फॉर वर्ल्ड रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे ये पास्ट स्टाफ मेंबर है, इसके बारे में कुछ हिंट भी दी गई थी हमारे को डिस्क्रिप्शन में, तो हम इसको ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा एक 4th भी होगा अगर ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 तो हमने देखे ही हैं वेबसाइट पे। 4th पे जाते हैं तो यहाँ एबी वॉर्ड आ जाता है जो कि टीम लीडर है। और लास्टली 5th भी ट्राई कर लेता हूँ जो कि मेंशन्ड कहीं पे नहीं था, तो उसमें हमारे को क्या आता है, स्टाफ मेंबर ID इज इनवैलिड। यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बेसिक एन्यूमरेशन के साथ, है ना। DNS इन्फॉर्मेशन देखना, सब डोमेन देखना, एंड पॉइंट्स को देखना, वो सब करना स्टार्ट करते हैं। तो DNS की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मैं NS लुकअप का ही यूज लूंगा। NS लुकअप -type = any। अपना डोमेन डालते हैं और लास्ट अपना DNS सर्वर यहाँ पे दे देते हैं हम लोग 8.8.8 जो कि गूगल का है। एंटर मारते हैं और हम लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल गई है DNS की, जिसमें हम लोगों को IP एड्रेस मिला है, नेम सर्वर मिला है, और हमारे को मेल एड्रेस मिला है जो कि हमारे किसी भी काम के नहीं है, तो हम इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब नेक्स्ट थिंग मैं क्या करना पसंद करता हूँ, यहाँ पे सब डोमेन्स को निकालना। तो ब्रूट फोर्स वे से पहले सबसे पहले ट्राई कर लेते हैं DNS रिकॉन की मदद से। तो DNS रिकॉन -d डोमेन दे देते हैं अपना, -D वर्ड लिस्ट दे देते हैं, वर्ड लिस्ट सब डोमेन्स.txt। और लास्टली टाइप बताएंगे अटैक का BRT, ब्रूट फोर्स अटैक। एंटर मारते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे एक एडमिन सब डोमेन फाउंड हुआ है। तो हम देख लेते हैं इस पर क्या है, कर्ल करके, कर्ल अपनी कुकी भी देंगे। एंटर मारते हैं इस पर और यहाँ पे आ रहा है यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस फ्रॉम दिस IP एड्रेस। तो ये हमारे IP एड्रेस के बेस पे हमारे को एक्सेस करने देगी। तो इसमें हम
ट्राई कर सकते हैं कुछ चीज़ें जैसे एक्स फॉरवर्डेड फॉर या फिर कुछ चेंजेस और करके ट्राई कर सकते हो आप इसमें भी। हम जाके ट्राई कर लेंगे इस पर क्या कर सकते हैं हम, ताकि हम इसको एक्सेस कर पाएँ। उससे पहले हम लोग यहाँ पे दूसरे सब डोमेन्स भी निकाल लेते हैं द हार्वेस्टर की मदद से। द हार्वेस्टर -d डोमेन दे देते हैं अपना। उसके बाद सोर्सेज बताएंगे, बी ऑल कर देंगे, सारी सोर्सेज का यूज़ लो, एंटर मारते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों को एक और सब डोमेन फाउंड हो गया है B38F1 uploads.recruitment.co.uk। तो हम इसको भी कर्ल करके देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे को क्या मिलता है। कर्ल अपना सब डोमेन पेस्ट करेंगे यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे हम अपनी कुकी देंगे, एंटर मारते हैं और यहाँ पे हम लोगों को अपना पहला फ्लैग जो है वो मिल चुका है, सामने दिख रहा होगा आप लोगों को। उसके अलावा वेलकम टू फाइल स्टोरेज इंजन, दिस इज अ होम फॉर योर वेबसाइट अपलोड्स, देयर आर मेनी वेज यू कैन पुट योर फाइल्स ऑन हेयर, वाई नॉट हैव अ रीडायरेक्ट URL google.com। तो ये देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे काफ़ी कुछ हमारे को दिख रहा है, एक रीडायरेक्ट एंड पॉइंट दिखा है, उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी कुछ है वेबसाइट पे, तो इसको जाके विजिट ज़रूर करेंगे, इंटरेस्टिंग हो सकता है ये कुछ। अब अपने मेन डोमेन के सबसे पहले हम लोग एंड पॉइंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है, फफ की मदद से। तो फफ -w वर्ड लिस्ट देंगे अपनी, स्पीड देंगे 2 की, -p 0.1 सेकेंड का गैप दो हर रिक्वेस्ट के बीच में, -h कुकी सेट करेंगे अपनी और लास्टली अपनी URL देंगे और यहाँ पे हम दे देंगे फज। इसके बाद फज करो, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है, एंटर। तो इसमें तो कुछ खास मिला नहीं, अगर आप देखोगे एक CSS मिला है, एक JS मिला है और स्टाफ मिला है। अब ये तीनों चीज़ें हमको पहले से ही पता थी। स्टाफ हमने देख ही लिया था कि जहाँ पे स्टाफ की इन्फॉर्मेशन दिख रही थी। CSS और JS आपको पता है मैं इसके अंदर ज़्यादा जाता नहीं हूँ, ठीक है, हमने देख भी ली थी। CSS में एक ही कस्टम style.css थी, वो हमने जाके देखी थी, वो वहाँ पे फाउंड नहीं हुई थी, तो इसमें हम ध्यान नहीं देंगे। स्टाफ के अंदर हम जरूर देखेंगे क्योंकि एक स्टाफ डायरेक्टरी है अपने आप में जिसके अंदर स्टाफ की इन्फॉर्मेशन है, तो हम उसको भी फर्स्ट करेंगे। उसके अंदर देखते हैं हम लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो मैंने बिल्कुल सेम कमांड लिख दिया, बस मैंने क्या काम करा, यहाँ पे स्टाफ एंड पॉइंट को ऐड कर दे कि स्टाफ के बाद भी फर्स्ट करो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे हमने 1 2 एंड पॉइंट तो देखे थे, जहाँ पे 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, हर यूज़र की अपनी ID थी 1 2 3 4, तो वो हमने यहाँ पे देखी थी। उसके अलावा यहाँ पे क्या मिलता है हम लोगों को वो भी देख लेते हैं। तो एंटर मारते हैं इसको। अब इसमें तो हम लोगों को दुनिया भर के रिजल्ट्स मिले हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत ही सारे रिजल्ट्स हैं। मैं स्लाइड कर रहा हूँ ऊपर, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे रिजल्ट्स दिखेंगे, लेकिन इतने सारे रिजल्ट्स में ना मेरे को एक चीज़ कॉमन दिखी है, वो है ये सारी वैल्यूज़ इंटीजर्स हैं, ये सारी वैल्यूज़ नंबर्स हैं। ऐसा क्यों, क्या लगता है आपको? तो ऐसा हो सकता है कि सामने जो है ना सर्वर पे नंबर्स की पार्सिंग अच्छे से नहीं हो रही, वो ज़्यादा समझ ना पा रहा हो, तो हर नंबर को वो रिडायरेक्ट कर रहा हो सेम पेज पे। 200 आ रहा है यहाँ पे, हर रिस्पॉन्स में आप देखोगे 200। तो जैसे हम कोई नंबर डाल रहे हैं यूज़र ID की जगह पे, तो वो एरर देने की जगह उसी पे वापस हमारे को रीलोड कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आप साइज भी अगर देखोगे तो सबके क्या आ रहे हैं 1773 177, सब कुछ सेम है, तो वो एक ही पेज पे इन सबको रिडायरेक्ट कर रहा होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जगह पे आप देखोगे तो साइज़ का डिफरेंस है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 पे साइज़ का डिफरेंस है, अगर आप देखोगे यहाँ पे साइज़ का डिफरेंस है। उसके अलावा और देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे को साइज़ का डिफरेंस दिखता है 2 के अंदर। उसके अलावा देख लेते हैं और कहाँ पे है। उसके अलावा स्लाइड सा डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे 9.3 हो जाता है 7.3 की जगह, तो 20 का साइज़ का डिफरेंस है यहाँ पे। उसके नीचे 4 में साइज़ का डिफरेंस है 3007 हो जाता है यहाँ पे। और लास्ट में एक अलग चीज़ मिली है जो कि है पोर्टल, तो उसको ज़रूर देखेंगे पोर्टल में क्या है, क्योंकि ये हमको पहले नहीं मिला था पोर्टल में। तो यहाँ पे स्टेटस कोड 302 ये रिडायरेक्ट कर रहा है कहीं पे हमारे को, तो ये हम ज़रूर देखेंगे कि यहाँ पे क्या है पोर्टल के अंदर, ठीक है। अब हम चलते हैं वेब ब्राउज़र में और जो अभी तक हमने फाइंड करा है उन चीज़ों को देखना शुरू करते हैं कि हमारे को क्या क्या मिला है। अब सबसे पहले हम लोगों को एडमिन वाला सब डोमेन मिला था, जिसमें हमारे को एरर आ रहा था कि हम लोग इस IP एड्रेसेस को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसमें हम ट्राई कर सकते हैं मॉड हेडर की मदद से। तो हम मॉड हेडर की मदद से रिक्वेस्ट हेडर को ऐड कर देंगे, जो कि है एक्स फॉरवर्डेड फॉर, बहुत बार काम आता है ये एक्स फॉरवर्डेड फॉर, ठीक है। इसको यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू सेट कर देते हैं 127.0.0.1 यहाँ पे, और उसके बाद रीलोड करके देखते हैं इस पेज को, और यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो अब इसमें अगर इसको एक्सेस करना है तो या तो हमारे को इंटरनल रिक्वेस्ट ही मारनी पड़ेगी कर्ल की मदद से, है ना, जो बिल्कुल सर्वर के अंदर हम शेल ले लें सर्वर का RCE की मदद से, अंदर से रिक्वेस्ट मारे तो शायद हमारे को कंटेंट दिख जाएगा। या फिर हम लोगों को कोई ऐसी वनरेबिलिटी चाहिए जैसे SSRF, जिससे हम इंटरनल रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। मतलब वेबसाइट ही खुद ही वेबसाइट के रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट मारेगी, उस टाइप की वनरेबिलिटी हमारे को कोई देखनी पड़ेगी। उसके अलावा हम लोगों को ये वाला सब डोमेन मिला था अपलोड्स वाला, तो इसको भी एंटर मार के देख लेते हैं यहाँ पे क्या कंटेंट है।
तो यहाँ है फाइल स्टोरेज इंजन, ये फ्लैग हम लोगों को पहले ही मिल गया था, हमारा पहला फ्लैग है। वेलकम टू फाइल स्टोरेज इंजन, दिस इज अ होम फॉर योर वेबसाइट अपलोड्स, देयर आर मेनी वेज यू कैन पुट योर फाइल्स ऑन हेयर, व्हाई नॉट हैव अ गूगल सर्च। तो यहाँ पे फंक्शनैलिटी दे रहा है गूगल सर्च की, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और इसने हमारे को एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो रीडायरेक्ट कर दिया है google.com पे, लेकिन ये रीडायरेक्शन हुई कैसे है मेरे को ये ज़रूर देखना है, ठीक है। तो वो हम चेक करते हैं कि ये रीडायरेक्शन हुई कैसे है। तो हम लोगों ने देखा था एक रीडायरेक्ट एंड पॉइंट था, रीडायरेक्ट, तो हम वो दे देते हैं एंड पॉइंट रीडायरेक्ट को। मिसिंग URL पैरामीटर, तो इसके आगे हमारे को एक URL देनी है, तो वो URL भी दे देते हैं, तो URL इक्वल्स टू, और यहाँ पे जैसे 1 2 3 दे देते हैं, एंटर मारते हैं। और यहाँ पे URL एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड, तो कोई ऐसी दे देते हैं जो वैलिड हो, http://123.com ऐसे देते हैं, एंटर मारते हैं। एंड हम लोग यहाँ पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं जिस भी वेबसाइट। तो यहाँ पे ओपन रीडायरेक्शन वनरेबिलिटी अगर आपको दिख रहा हो कि हम किसी को भी रीडायरेक्ट करा सकते हैं, तो मान लो इसका क्या नुकसान होता है कंपनी को। मान लो मैंने क्या काम करा, इसी लिंक का यूज़ लिया और मैंने यहाँ पे डाल दिया http, और जो मेरी अपनी वेबसाइट है hacker.com, ठीक है, ओपन रीडायरेक्शन वनरेबिलिटी में। तो अब मैं क्या काम करूँगा, मैं किसी को ये लिंक भेजूंगा, ठीक है। लेट से मैंने किसी को ये लिंक भेजा, अब वो ये पढ़ेगा कि किस डोमेन से आ रही है, ये आ रही है कि onerecruitment.co.uk। अभी मान लो ये बहुत लेजिटिमेट वेबसाइट है, जैसे गूगल मान लो, तो गूगल से रिक्वेस्ट, तो वो देखेगा ये तो डोमेन है google.com, तो ये तो रिक्वेस्ट सही होगी, वो इस लिंक पे क्लिक करेगा। जैसे वो लिंक पे क्लिक करेगा वो एक्चुअली में रीडायरेक्ट कहाँ हो जाएगा, hacker.com पे। तो यहाँ पे ओपन रीडायरेक्शन वनरेबिलिटी अगर आपको दिख रहा हो, है ना, उसको दिखेगा जब उस पर लिंक जाएगा तो उस पर क्या दिखेगा कि वो google.com से ही रिक्वेस्ट है, वो जो लिंक है वो google.com का है, वो जैसे क्लिक करेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता वो रीडायरेक्ट होकर hacker.com पे पहुंच जाएगा, है ना। तो ये ओपन रीडायरेक्शन वनरेबिलिटी हम कहीं पे भी अपनी मर्जी की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करा सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे इसका बेनिफिट लेना अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जहाँ मैं इसका बेनिफिट ले पाऊँ वनरेबिलिटी का, तो अभी आगे चल के देखेंगे। लेकिन हमारे को पता है कि यहाँ से हम चीज़ों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एक बेनिफिट मुझे इससे ये दिख रहा है कि अगर मैं इसमें एडमिन वाला जो सबडोमेन है उसको रिक्वेस्ट लगाऊँ तो क्या होगा, अगर एडमिन सबडोमेन को यहाँ से रिक्वेस्ट लगाएं तो क्या वो IP जो होगी अंदर की जाएगी बाहर की जाएगी। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे एडमिन डॉट, मुझे पता है वैसे अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम रीडायरेक्ट हो रहे हैं तो मेरी ही IP एड्रेस जाएगी सामने वाले का, रिक्वेस्ट मेरी ही जाएगी रीडायरेक्ट होके, तो उससे कोई फ़र्क हमारे को नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप चेक ज़रूर कर सकते हो ऐसी चीज़ों को। अब हम यहाँ पे वापस आते हैं। यहाँ पे हम लोगों को स्टाफ के अंदर आपको पता है कि हमने देखा था बहुत सारे नंबर्स वगैरह भी थे, उसके अलावा एक पोर्टल मिला था। नंबर्स तो हमने देख लिए 1 2 3 4 सबकी अपनी अपनी ID की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पोर्टल पे क्या है वो मेरे को देखना है, तो यहाँ पोर्टल पे क्लिक करता हूँ, मैं एंटर मारता हूँ, तो पोर्टल हमारे को रीडायरेक्ट कर रहा है पोर्टल से लॉगिन पे, ठीक है। और रीडायरेक्शन आपको पता है मैं हमेशा देखता हूँ वर्ब स्विट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पेज आ रहा है जो कि ईमेल और पासवर्ड हमसे मांग रहा है। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड नहीं, ईमेल और पासवर्ड। तो मैं देखता हूँ कि क्या मैं एन्यूमरेट कर सकता हूँ ईमेल को अलग से। अब यहाँ पे हम कौन सी ईमेल, देखो ईमेल तो हमारे को पता नहीं है, चेक करने के लिए कौन सी ईमेल दें। तो हम लोगों को एक्चुअली ईमेल गिवन है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो अगर मैं 1 एंड पॉइंट पे जाता हूँ, ठीक है, मैं इसकी जगह 1 एंड पॉइंट पे जाता हूँ, तो उन लोगों की ईमेल्स हमारे को गिवन है, दिख रही है, जैकॉब की आपको दिख रही होगी, यहाँ पे इसकी ईमेल गिवन है। तो हम इन ईमेल से चेक कर सकते हैं कि सामने से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कि वो करेक्ट है नहीं है, ये ईमेल अलाउड है नहीं है, या फिर ईमेल पासवर्ड इनकरेक्ट एक साथ आ रहा है, वो सब हम देख सकते हैं। तो मैं इसकी ईमेल यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और पासवर्ड में कुछ भी डाल देते हैं, हेलो, लॉगिन करते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को आया है यूज़र डज नॉट हैव ऑनलाइन एक्सेस। तो ये काफ़ी अनयूजुअल सा रिस्पॉन्स है, क्योंकि इसका मतलब ये तो मान रहा है कि ये यूज़र एग्जिस्ट करता है, यूज़र डज नॉट हैव ऑनलाइन एक्सेस, ठीक है। लेकिन यहाँ शायद स्पेलिंग मिस्टेक है, नॉट डज हैव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूज़र डज नॉट हैव ऑनलाइन एक्सेस, ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ पे एरर आ रहा है। लेकिन इससे ये प्रूव हो जाता है कि यूज़र एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम इससे लॉगिन नहीं कर सकते, तो इस ईमेल का हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है। मैं दूसरी ईमेल एड्रेस को ट्राई करता हूँ, वहाँ पे 3 यूज़र्स थे, हम तीनों को ट्राई करके देखते हैं किसको अलाउड है किसको नहीं अलाउड है। तो आर्ची था सेकेंड यूज़र, इसकी ईमेल को ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे डालते हैं इसकी आर्ची की ईमेल, पासवर्ड में कुछ भी डाल देते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आया है इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड कॉम्बिनेशन। इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं आया कि भाई ये यूज़र एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ये ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ पे आया कि ये इनवैलिड पासवर्ड कॉम्बिनेशन फाउंड, यानी कि लॉगिन तो कर सकता है लेकिन आपने इसका पासवर्ड गलत डाला है, क्योंकि ईमेल तो हमें पता है करेक्ट है, ये ऑफकोर्स इनके एम्प्लॉयज़ की है। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, तीसरे यूज़र को भी टेस्ट कर लेते हैं क्या वो लॉगिन कर सकता है नहीं। थर्ड यूज़र तो आप लोगों को पता है कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मुझे 4th ID पे जाना पड़ेगा। तो 4th यूज़र है हमारी एबी। तो एबी की मेल को ले लेते हैं हम लोग, एबी की मेल को यहाँ पे डालते हैं, पासवर्ड में कुछ भी डालते हैं, लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम रिस्पॉन्स आया, यूज़र डज नॉट हैव ऑनलाइन एक्सेस। तो इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि आर्ची लॉगिन कर सकता है ना, आर्ची अलाउड है लॉगिन, ऑनलाइन लॉगिन उसका अलाउड है, बाकी दोनों का अलाउड नहीं। तो मैं आर्ची के पासवर्ड को ब्रूट फोर्स करने की कोशिश करता हूँ ईमेल देके, देखते हैं कि क्या हम लॉगिन कर सकते हैं नहीं कर सकते।
तो मैंने रिक्वेस्ट को पहले बर्ब स्वीट के अंदर खोल लिया ताकि मेरे को पेलोड पता चल जाए कि क्या सेंड हो रहा है, यूज़र नेम इक्वल्स टू एंड पासवर्ड इक्वल्स टू पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या डेटा जा रहा है, ताकि हम फिर उसको हाइड्रा में यूज़ कर पाएँ। सेंड टू रिपीटर। तो पेलोड अगर आप देखोगे तो क्या है, ईमेल इक्वल्स टू एंड पासवर्ड इक्वल्स टू, हम लोगों को ईमेल का यूज़ करना है ना कि यूज़र नेम का, ये हमारे को पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट है और किस एंड पॉइंट पे हो रही, स्टाफ के अंदर, पोर्टल के अंदर, लॉगिन के अंदर, ये इन्फॉर्मेशन हाइड्रा के लिए इंपॉर्टेंट है तो ये पता होनी चाहिए। तो कमांड लिखते हैं यहाँ पे हाइड्रा -L, ईमेल दे देते हैं -P, तो पासवर्ड नहीं पता तो वर्ड लिस्ट देंगे यहाँ पे passwords.txt, उसके बाद अपना डोमेन देंगे, उसके बाद बताएंगे हमारे को कैसी रिक्वेस्ट करनी है, HTTP के अंदर पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है और उसके अंदर भी फॉर्म पे हमारे को ब्रूट फोर्स करना है। उसके बाद हमारी स्ट्रिंग आएगी जिसको हम सेपरेट कर दे कॉलन से, और यहाँ पे 3 कॉलम्स देंगे। सबसे पहले कॉलन के अंदर क्या चीज़ आएगी, सबसे पहले क्या आएगा, पाथ, एंड पॉइंट किस पे करना है आप, तो स्टाफ के अंदर, पोर्टल के अंदर, लॉगिन के अंदर, यहाँ पे करना है। सेकेंड चीज़ आएगी आपका पेलोड, तो वो दे देते हैं ईमेल इक्वल्स टू, अगली चीज़ आएगी फेल मैसेज, और उसके बाद यहाँ पे देंगे h इक्वल्स टू, अपनी कुकी देंगे, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में हम ऑप्शन देंगे -F का, यानी कि जैसे ही पासवर्ड मिले रुक जाओ, उसके बाद रिक्वेस्ट मत करो, और लास्ट में -T1 कर देंगे, स्पीड थोड़ी कम हो जाए। एंटर मारते हैं तो आर्ची का पासवर्ड मिल गया है थंडर, तो हम इससे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो ईमेल में डालते हैं आर्ची की मेल, पासवर्ड में डालते हैं थंडर, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो लॉगिन होने के बाद भी हम लॉगिन नहीं हुए, यहाँ वापस से लॉगिन किसी पेज पे आ गए हैं। वी हैव सेंट अ 4 डिजिट कोड टू योर मोबाइल, यू हैव 3 अटेम्प्ट्स टू एंटर इट बिलो टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे हम लोगों को OTP डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे OTP की प्रोटेक्शन है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल्ड है, तो अगर हमारे को लॉगिन करना है तो हमारे को वो OTP डालना पड़ेगा, और हम लोगों पे 3 अटैम्प्ट्स हैं खाली। तो अब हम क्या काम कर सकते हैं, पहले तो हम ट्राई कर लेते हैं एक अटैम्प्ट को, लेट्स से 1 2 3 4, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं हम लॉगिन होते हैं नहीं होते। तो यहाँ पे आ गया इनवैलिड 4 डिजिट सिक्योरिटी कोड, और हम लोगों का एक अटैम्प्ट अब कम हो गया होगा, तो ये बहुत रिस्की है कि मैं और अटैम्प्ट्स डालूँ। मैं सीधा जाऊँगा बर्ब स्वीट पे और देखूंगा ये कैसे चेक कर रहा है, हमारे कोड कैसे जा रहे हैं, कैसे सेंड हो रहे हैं, वो सब मैं देखना पसंद करूँगा बर्ब स्वीट से। तो ये रही हम लोगों की सबसे लास्ट रिक्वेस्ट जो हमने करी है onerecruitment.co.uk स्टाफ पोर्टल लॉगिन पे, और इसमें पैरामीटर्स भी है, तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पे रिपीटर पे सेंड। तो उसको स्लाइड करते हैं, नीचे हम लोगों को दिख जाएगा ईमेल, उसके अलावा पासवर्ड एंड अटेम्प्ट इक्वल्स टू 1 एंड OTP 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी OTP की वैल्यू जा रही है, उसके अलावा यहाँ पे अटेम्प्ट लिखे जा रहे हैं कि कितने अटेम्प्ट हो चुके हैं। हमने एक अटेम्प्ट करा तो यहाँ लिखा आ रहा है एक अटेम्प्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, लेट्स से कि अटेम्प्ट को तो 1 ही रहने देते हैं, हम चेंज नहीं करते, और यहाँ पे हम दोबारा से कुछ और भेजते हैं और 3-4 ऐसी रिक्वेस्ट भेजते हैं। हम पे 3 ही टर्न है, तो मैं अटेम्प्ट को तो 1 रहने दूँ। अटेम्प्ट बढ़ेगा तो उसे सामने को पता चलेगा सर्वर को कि भाई इसके अटेम्प्ट 3 हो चुके हैं, अब इसको बंद कर दो। लेकिन अगर अटेम्प्ट बढ़े ही ना तो क्या होगा, तो यहाँ OTP को बदलते हैं, कुछ और भेजते हैं, 3 2 4 5 कुछ भी कर देते हैं यार, 6, यहाँ पे 4 डिजिट का ही भेजना। सेंड करते हैं इसे। यहाँ पे अब हम रिस्पॉन्स पढ़ते हैं, रिस्पॉन्स में क्या आया है, इनवैलिड 4 डिजिट सिक्योरिटी कोड। उसके अलावा यहाँ पे और भेज देते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हम पे 3 ही अटेम्प्ट है तो एक और अटेम्प्ट कर लेते हैं, 6 7 8 9। सेंड करते हैं इसको, नीचे स्लाइड करते हैं और यहाँ पे आया है इनवैलिड 4 डिजिट सिक्योरिटी कोड। अब हमारा 3 चांसेस जो है वो खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ और ट्राई करते हैं, लेट्स से 1 2 3 4। अब इसको बोलना चाहिए कि आपकी चांसेस खत्म हो गई हैं, तो हम यहाँ पे करते हैं सेंड, नीचे स्लाइड करते हैं इसको। तो यहाँ पे इसने फिर बोला है इनवैलिड 4 डिजिट सिक्योरिटी कोड, यानी कि ये हमारे जो अटेम्प्ट है, जो ब्राउजर से सामने जा रहा है अटेम्प्ट नंबर, उसके बेस पे पता लगा रही कि कितने अटेम्प्ट हो गए हैं। तो अगर मैं इसको बदलूँ ही ना, तो मैं कितने मर्जी चाहूँ उतने OTP यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस अटेम्प्ट को ना बदलूँ। ये अटेम्प्ट बढ़ कैसे रहा होगा, इन्होंने इसके लिए क्लाइंट साइड कोड का यूज़ करा होगा, उन्होंने जावास्क्रिप्ट लगा रखी होगी कि जब भी यूज़र एक बार रिक्वेस्ट करेगा तो वो जावास्क्रिप्ट अपने अटेम्प्ट नंबर को बढ़ा के 2 कर देगी, फिर दूसरी बार 3 कर देगी, और वैसी ही रिक्वेस्ट वो ब्राउजर से फिर सर्वर पर जाती है। लेकिन बर्ब स्वीट की मदद से मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, तो मैंने अटेम्प्ट को 1 ही रखा, तो मैं अब कितने भी अटेम्प्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे ब्रूट फोर्स का ऑप्शन हमारे पे खुल जाता है कि मैं OTP को ब्रूट फोर्स कर सकता हूँ। अटेम्प्ट को हम 1 ही रखेंगे, या 2 भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 भी रख सकते हो, उससे ज़्यादा अटेम्प्ट आप नहीं कर सकते, है ना, तो बढ़ाना मत उससे ज़्यादा नंबर।
ईमेल हमारे को पता है, पासवर्ड हमारे को पता है, तो हमारे को ओटीपी को ब्रूट फोर्स करना है। तो ओटीपी को ब्रूट फोर्स करने के लिए हम हाइड्रा का यूज ले सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर जैसे हमने पासवर्ड ब्रूट फोर्सिंग करी थी, बिल्कुल सिमिलर वही करेंगे। बस हम क्या काम करेंगे, पासवर्ड की जगह इस बार ब्रूट फोर्सिंग करेंगे ओटीपी की। लेकिन उसके लिए हमारे को कुछ चीज़ें और चाहिए, जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे ओटीपी की एक लिस्ट चाहिए जिसके अंदर 4 डिजिट के सारे नंबर लिखे हों, 0000 से लेके 9999 तक सारे नंबर्स लिखे हों, वो हमारे को चाहिए। तो मैं उसके लिए पाइथन का यूज़ कर लूँगा, पाइथन से जनरेट कर लूँगा। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि छोटी छोटी जगह पे पाइथन बहुत यूज़ आती है। पाइथन हर जगह यूज़ आती है, बग बाउंटी से लेके हर जगह, वेब एक्सप्लॉइटेशन, आपको हर जगह पाइथन का यूज़ पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड पॉइंट हम लोगों का वही रहेगा, स्टाफ के अंदर, पोर्टल के अंदर लॉगिन, पोस्ट रिक्वेस्ट ही रहेगी, बाकी सब सेम रहेगा। तो मैंने क्या काम करा है, एक शॉर्ट सा यहाँ पे कोड लिख लिया है, बहुत शॉर्ट है और आपको इजीली समझ आ जाएगा। एक फाइल ओपन करी otp.txt, डब्ल्यू मोड में, राइट मोड में, एक लूप चलाया 0 से लेके 10,000 क्यों चलाया, क्योंकि आपको पता है जो लास्ट वैल्यू होती है वो एक्सक्लूड हो जाती है, यानी कि 10,000 इंक्लूड नहीं होगा, लास्ट वैल्यू होगी 9999। ठीक है, तो 0 भी यहाँ पे हम इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद इस नंबर को मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ। उसके बाद मैं उस पर एक फंक्शन का यूज लेता हूँ, एलजस्ट। अब ये जो फंक्शन है करता गया, देखो आपको डायरेक्ट 0 तो डालना नहीं, आई के अंदर 0 आएगा, 1 आएगा, 2, आप वो नहीं डालना, आपको चाहिए कि 4 डिजिट का ही रहे वो, है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर खाली 0 है तो उसको कर दो 0000, 1 है तो 0001, 2 है तो 002, ऐसे करके कर दो। तो उसके आगे जीरोस लगा दो कि वो 4 डिजिट का ही बन जाए। तो एलजस्ट फंक्शन हमारी हेल्प करता है इस चीज़ में। ये क्या काम करता है, आप इसे बता दो कि आपको कितनी लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए। तो ये हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया पहले आई को, फिर हम इसे बता रहे हैं कि हमारे को 4 लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे एक सेकंड आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं 0 का यहाँ पे क्या मतलब है, हम इसे ये कह रहे हैं कि अगर मान लो उसकी लेंथ 4 से कम है, जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 4 लेंथ का करो, अगर यहाँ पे इसकी लेंथ 4 से कम है तो उसके आगे आप 0 एड्स कर दो। ये हम इसको कह रहे हैं, बहुत ईजी सा कोड। और यहाँ पे इसका फंक्शन का नाम एडजस्ट इसलिए क्योंकि ये लेफ्ट में इसको एडजस्ट कर देगा, इन चीज़ों को जो हम 0 दे रहे हैं इसको लेफ्ट में एडजस्ट कर देगा, इनकी स्टार्टिंग में। सिमिलरली एक और फंक्शन होता है आरजस्ट, वो क्या काम करता है, राइट साइड में जीरोस को ऐड कर देगा। अगर आप वो लगाओगे तो वो ऐसे हो जाएगा 1000। ठीक है, तो अगर 1 है नंबर तो वो उसके पीछे 3 0 लगा देगा, लेकिन हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग में 3 0 लगे, है ना, स्टार्टिंग में 0, तो इसलिए हम यहाँ पे एलजस्ट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। उसके बाद मैं उन नंबर्स को यहाँ पे राइट कर रहा हूँ फाइल में, ठीक है, और साथ में एक न्यू लाइन भेज रहा हूँ कि हर नंबर एक न्यू लाइन के अंदर हो, और उसके बाद फाइल को क्लोज कर रहा हूँ। बहुत सिंपल सी प्रोग्रामिंग है, बेसिक। अब हम अपनी पाइथन स्क्रिप्ट को रन करते हैं, python 3 otp.py, एंटर मारते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई है, तो अब मैं यहाँ पे कैट करता हूँ otp.txt को, और यहाँ पे आपको दिखेंगे सारे नंबर्स हमारे आ चुके हैं, 9999 तक सारे OTP नंबर्स जनरेट हो चुके हैं। अब हम क्या काम करते हैं, OTP को ब्रूट फोर्स करते हैं, हाइड्रा की मदद से करूँगा, बिल्कुल सेम जो पिछला था ना, पासवर्ड के लिए हमने कमांड को यूज़ करता था पासवर्ड को ब्रूट फोर्स करने के लिए, उसी में बस थोड़े बहुत चेंज करने हैं हमारे को। पासवर्ड लिस्ट की जगह OTP लिस्ट दे देंगे, वो सब बेसिक चेंज करने। तो हम लोगों का पिछला कमांड ये था हाइड्रा का पासवर्ड को ब्रूट फोर्स करने के लिए, इसमें छोटे मोटे चेंजेस करने, वो हम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं, पासवर्ड लिस्ट को बदल देते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी जगह आ जाएगी otp.txt लिस्ट, ये वाली आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बाकी सब बिल्कुल सेम रहेगा, सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे जो हमारा पेलोड है वो बदल जाएगा। तो पासवर्ड की जगह, पासवर्ड हमारे को पता है तो हम यहाँ दे देंगे थंडर। ठीक है, पासवर्ड हमारे को पता है, एंड लिख देंगे यहाँ एंड। उसके बाद था अगली चीज़ अटेम्प्ट, ये हमने देखा था पेलोड क्या जा रहा है, अटेम्प्ट इक्वल्स टू 1 ही रखेंगे अटेम्प्ट की वैल्यू को। ठीक है, हमने एक ही अटेम्प्ट करा, सर्वर को यही बताते रहेंगे हर बार। उसके बाद एंड देके अगली चीज़ क्या थी, OTP इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमारे को फर्स्ट करनी है, और वो फर्स्ट क्या करनी है, जो पासवर्ड वाली वैल्यू वो यहाँ पे पुट करनी है। तो मैं इसकी जगह यहाँ पे दे दूंगा पासवर्ड। अब जो फेल मैसेज है वो भी बदल गया, तो इसको भी बदल देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सब कुछ सही है, हमने बिल्कुल सब कुछ सही कर दिया। तो अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसको एंटर मार देंगे, और कोई चेंजेस हम लोग नहीं करना चाहते इसमें। एंटर मारते हैं। अब ये टाइम ले सकता है क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे, आपको 10,000 अटैम्प्ट्स करने, और हमारी स्पीड ज़्यादा नहीं हो सकती, हमने स्पीड को बहुत लो करा हुआ है, तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है आप लोगों में, आप लोगों को वेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो हम लोगों को अपना OTP मिल चुका है, 3798 हमारा OTP है। ठीक है, ये OTP नंबर हम लोगों को मिल गया है, और अब हम जाके वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो हम लोगों का OTP है 3798, यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं, और अपना अगला फ्लैग हम लोगों को, जो हमारा सेकंड फ्लैग है, वो हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है। अब हम देखते हैं हम पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। एक तो आ गया है मैसेजेस का टैब, एक आ गया है अपलोड्स का टैग। तो यहाँ पे देखते हैं, फ्रॉम आर्ची बेंटली @1recruitment.co.uk और टू एमिला निक्सन @1recruitment.co.uk। ये वाली जो मेल है ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो 3 एम्प्लॉयज़ थे उनकी तो ये मेल नहीं थी। ठीक है, ऑल द बेस्ट ऑन योर लास्ट डे एट वर्क, यू विल बी मिस्ड फ्रॉम योर टीम।
तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला, यहाँ पे हम लोगों को एक पास्ट एम्प्लॉय की मेल मिल चुकी है, ईमेल एड्रेस मिल चुका है पास्ट एम्प्लॉय का, क्योंकि ये बता रहा है कि लास्ट डे है उसका वर्क पे, ठीक है। तो इसने यहाँ से मेल करी कि आपके लिए ऑल द बेस्ट लास्ट डे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को एक और मेल मिल चुकी है। अगली चीज़ देखते हैं यहाँ पे अपलोड्स पे जाके क्या है। ओनली एडमिन्स कैन व्यू दिस, तो हम लोग इसको नहीं देख सकते, यहाँ पे सिर्फ एडमिन इनको देख सकते हैं, तो ये हमारे काम का नहीं है। लेकिन अब आप क्या सोच रहे हो हम क्या काम कर सकते हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे अगर हम लॉगिन करें तो क्या होगा, इससे लॉगिन करके देख सकते हैं, जो क्योंकि हम लोगों को हिंट में भी दिया गया था कि पास्ट जो एम्प्लॉयज़ है उन पर हमारे को फोकस करना है, तो मैं इस पर फोकस करके इससे हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ, पहले यूजर नेम पासवर्ड पेज पे जाकर ट्राई करता हूँ क्या मैं इससे लॉगिन कर सकता हूँ। ऐसा हो सकता है कि इसकी ऑनलाइन एक्सेस उन लोगों ने बंद कर रखा हो, तो हम लोग एक बार जाके चेक कर लेते हैं पहले। तो मैं यहाँ पे लॉग आउट डालूंगा, एंटर मारूंगा ताकि हम लॉग आउट हो जाएं। लॉगिन था तो लॉग आउट भी होगा। अब यहाँ वापस आ गए, पेस्ट करते हैं मेल को, यहाँ पासवर्ड में कुछ भी डाल देते हैं हेलो, लॉगिन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आ गया है इनवैलिड ईमेल पासवर्ड कॉम्बिनेशन फाउंड, यानी कि हम लोगों का काम बन गया है। यहाँ पे हम इसको एक्सेस तो कर सकते हैं, यानी कि ये ऐसा हो सकता है कि उन लोगों ने इसका यूज़र डिलीट कर दिया हो इसलिए भी आ रहा हो, ठीक है, कि ईमेल गलत है या पासवर्ड गलत है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ईमेल हमने सही डाली हो, पासवर्ड गलत हो इसलिए भी आ रहा हो, तो हम ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल वापस वही कमांड मैंने ले लिया है जिससे मैंने आर्ची का पासवर्ड ब्रूट फोर्स करा था। बस इसमें हमारे को क्या चेंज करना है, मेल को चेंज करना है, बाकी सब बिल्कुल सेम रहेगा, वही एरर आने वाला है हर बार, वही डोमेन रहेगा, वही वर्ड लिस्ट रहेगी, तो सब कुछ वही रहेगा। बस हमारे को यहाँ पे मेल को चेंज करना है जिसको हमारे को ब्रूट फोर्स करना है। तो इसको हटाते हैं, एमिलिया के यहाँ पे मेल को पेस्ट करते हैं और एंटर मार देते हैं। तो हम लोगों को इसका भी पासवर्ड फाउंड हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ZXCVBN, ये इसका पासवर्ड। इसको कॉपी कर लेते हैं और इससे लॉगिन करते हैं। अब हमारे को क्या मिलता है वो देखते हैं। मेल को पेस्ट करते हैं, यहाँ पे पासवर्ड को डालते हैं, यहाँ पे लॉगिन करते हैं। प्लीज़ एंटर द आंसर टू योर लॉगिन रिमाइंडर, और लॉगिन में फिर इसको आ गया यहाँ पे फिर से MFA है, यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पे हम फिर से लॉगिन नहीं कर सकते जब तक हम यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, व्हाट्स द नेम ऑफ योर लोकल पब। तो हम लोगों को इसका लोकल पब पता होना चाहिए कि इनका लोकल पब क्या है, तब हम लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे एक और MFA को हमारे को बाईपास करना पड़ेगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को। तो OTP वाला बाईपास करना सीख गए हैं, क्वेश्चन वाला भी देख लेते हैं कैसे कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप सोचोगे तो इसके लोकल पब का नाम कैसे पता लगा सकते हैं। पहले हमारे को इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, कहाँ से है, क्या है, इससे कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, यानी कि हमारे को OSINT करना पड़ेगा, है ना। अब OSINT में सबसे बढ़िया क्या रहता है, हम लोगों पे क्या इसकी पिक्चर का एक्सेस है, कुछ सोच सकते हो। तो शायद हम लोगों पे इसके पिक्चर का एक्सेस है, पक्का नहीं है लेकिन शायद, क्योंकि सबकी पिक्चर का एक्सेस था जब हमने देख रहे थे उनके 1 2 3 सबकी आईडी हमने डाली थी, तो उनकी पिक्चर दिख रही थी, उससे हम बेसिक इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं उससे रिलेटेड, है ना। लेकिन उसकी आईडी हम लोगों को दिख नहीं रही थी, तो मैं बर्ब स्वीट में जाके चेक करूंगा कि 1 वाले की इन्फॉर्मेशन कैसे दिख रही है और 3 वाले में हिडन क्यों आ रहा है कि भाई ये एम्प्लॉय लीव कर गया। तो वहाँ पे क्या हो रहा है ऐसा कि 3 वाले का उसको पता है कि ये लीव कर गया, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखानी, और 1 वाली क्यों दिखा रहा है। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। उसी से रिलेटेड अगर हम निकाल पाए उसकी इन्फॉर्मेशन 3rd वाले यूज़र की किसी तरह बाईपास करके कुछ, तो फिर हम लोगों को इसकी इमेज मिल जाएगी जिससे हम कुछ पता लगा पाएंगे इंटरनेट पे। अभी तो कुछ है ही नहीं, है ना। अगर मैं नाम डालूंगा तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे दुनिया भर की आ जाएगी, मुझे उसकी शक्ल नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, तो मुझे क्या पता कि कौन सी है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, है ना। तो मैं एक इमेज ढूंढने की कोशिश करता हूँ सबसे पहले। तो ये वाली एक रिक्वेस्ट है जिसमें मैंने 2 एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट मारी, स्टाफ के अंदर 2, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं निकाल रहा हूँ। तो मैं इसको रिपीटर पे भेज देता हूँ, सेंड करते हैं। पहले इसकी देखते हैं कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से ला रहा है, क्या है आ रहा है रिस्पॉन्स, और फिर 3 वाली में जिसमें लिखा आ रहा है कि वो यूज़र नहीं है, डिलीट हो गया, तो उसका देखते हैं रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ देखते हैं कुछ अगर हमारे को नया मिलता है, कुछ नया एंड पॉइंट मिल जाए, कुछ मिल जाए, वो हम देखते हैं। यहाँ पे कुछ खास अभी तक तो दिख नहीं रहा है। यहाँ पे है स्टाफ टू इमेज ? ID इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मेरे को एक दिख रहा है कि एक / इमेज है, उसके आगे उसका ID पैरामीटर है, और उसके बाद यहाँ पे एक ID है जिससे इसकी इमेज लोड हो रही है यहाँ पे, ठीक है। हर किसी की इमेज की अपनी ID दे रखी होगी इन लोगों ने। तो इसको देखते हैं हम यहाँ पे क्या है, ब्राउजर में देखते हैं पहले, फिर हम सोचते हैं कि कैसे हम 3 वाले की निकाल सकते हैं। तो मैं इसके आगे डालूंगा, यहाँ पे हमने देखा इमेज है एक, तो इमेज पे एंटर मारते हैं और यहाँ पे कुछ इमेज से खुली है। इसके आगे हम डालते हैं ? ID इक्वल्स टू, लेट से यहाँ पे एक ID डालनी है तो कुछ भी डाल देता हूँ, 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हो, 2 2 2 2 डाल दी जैसे मैंने। एंटर मारते हैं, देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है, वही रहा है, ठीक है। इस रिक्वेस्ट को बर्ब स्वीट में देखते हैं हम ID में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, कुछ हो रहा है क्या हो रहा है वो हमारे को देखना पड़ेगा। तो हमारी रिक्वेस्ट जो हमने अभी करी थी ID इक्वल्स टू 2222 ये दिख रही है, ठीक है। इसको हम सेंड टू रिपीटर करते हैं। अब यहाँ पे करते हैं इस रिक्वेस्ट को सेंड। सबसे पहले देखते हैं क्या सामने से रिस्पॉन्स आ रहा है। तो रिस्पॉन्स आया है 404 रिसोर्स, ठीक है, नॉट फाउंड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ और आ रहा है, HTTP
वो वाला जो हमने सब डोमेन फाइंड करा था ना B38F1 uploads.1recruitment.co.uk, उसके अंदर अपलोड्स के अंदर इस इमेज को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो हमने दिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा uploads/2_2222.jpg। ठीक है, तो ये उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे 2222 तो मेरे को समझ आ रहा है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं। अगर यहाँ पे लेट से कुछ और ट्राई करते हैं 1 2 3 4 तो सेंड करते हैं, तो फिर से uploads/2 मेरे ख्याल से उसकी यूज़र आईडी है, क्योंकि हमने देखा स्टाफ के अंदर आपको दिख रहा है इसकी 2 यूज़र आईडी की हम बात कर रहे हैं, तो 2 उसकी यूज़र आईडी है। उसके बाद जो हम नंबर दे रहे हैं आईडी में वो और .jpg उसको फाइंड कर रहा है। तो हमारे को उस jpg का नाम निकालना पड़ेगा क्योंकि वो अपलोड सब डोमेन पे है। हमारे को ये पता है कि ये सारी जितनी भी फाइल्स निकाल रहे हैं अपलोड सब डोमेन्स पे है। ठीक है, वहाँ पे सारी फाइल्स को अपलोडेड है, वहाँ पे हमारे को ढूंढना पड़ेगा उसका कि उसकी आईडी क्या है। अब वो आईडी हम लोगों को कैसे मिलेगी वो देखना पड़ेगा, क्योंकि उस आईडी के बिना तो हमारे को jpg का नाम नहीं पता चलेगा। तो पहले हम क्या काम करते हैं, अपलोड्स फोल्डर को देखते हैं रिक्वेस्ट करके कि अपलोड्स फोल्डर पे हमारे को क्या मिलता है। अगर सारी लिस्टिंग आ रही होगी वहाँ पे इमेजेस की अपलोड्स फोल्डर के अंदर, तो वहीं से निकाल लेंगे हम लोग। तो मैं वापस इस सब डोमेन पे अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ अपलोड्स, देखते हैं इसके अंदर हमारे को लिस्टिंग मिल रही है कि फाइल्स की। तो यहाँ पे तो आ गया है भाई 403 फॉरबिडन। तो हम लोगों को यहाँ पे एक्चुअली में आईडीज़ को ब्रूट फोर्स करना पड़ेगा, और तो हम पे कोई तरीका है नहीं। तो वो आईडी जो हैश जैसी आईडी है बड़ी सी, उनको ब्रूट फोर्स करना पड़ेगा। अब अगर मैं डायरेक्टली ब्रूट फोर्स करने जाऊँगा जैसे मैंने OTP को करा, तो वो बिल्कुल फीजिबल नहीं है, क्योंकि वो हैश की लेंथ काफ़ी लंबी थी। ऑल पॉसिबल कैरेक्टर्स को इंक्लूड करूँगा, नंबर्स भी वो सब भी, तो बहुत टाइम लग जाएगा, दिनों का टाइम लग जाएगा। तो हमारे को चेक करना पड़ेगा वो जो हैश है जिस पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है वो हैश वैल्यू क्या है, कोई एनकोडिंग है, कोई हैश है, क्या चीज़ है, हम उसको क्रैक कर सकते हैं। क्या पता वो यूज़र का नाम हो, उसको हैश करके यहाँ पे उसकी फाइल सेव करी जा रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हम वो हैश देखते हैं कि उनके हैश क्या है। तो मैं वापस आ गया हूँ इस पेज पे। ठीक है, वापस स्टाफ 2 पे मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और ओपन इमेज इन न्यू टैब करता हूँ। तो अब आपको दिख जाएगा वही वाला लिंक यहाँ पे आ गया, आईडी इक्वल्स टू, और उसकी आईडी दी हुई है, ये वाली आईडी हम लोगों को चाहिए। ठीक है, तो इस आईडी को कॉपी करते हैं जो कि हैश की तरह है काफ़ी हद तक। तो इसको हम चेक करते हैं कि हम क्या ये हैश है इसको क्रैक कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो हम क्रैक स्टेशन पे देखते हैं। तो क्रैक स्टेशन पे आने के बाद मैं इस हैश को पेस्ट करूंगा और मैं क्या करता हूँ, बाकी जो 2 यूज़र है ना, और भी ये तो हम सिर्फ एक यूज़र का ट्राई कर रहे हैं, ऐसे बाकी 2 के भी हैश होंगे इमेजेस के, मैं उनके भी लाके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और फिर तीनों को क्रैक करके देखते हैं कि तीनों में क्या चीज़ सिमिलरिटी, मतलब वो किस चीज़ को हैश बना के आईडी मान रहे हैं, क्या वो उनके नाम है क्या है। तो फिर हम अगर वो नाम होंगे जैसे मान लो, तो हम एमिलिया के भी नाम का हैश बनाएंगे, फिर उसकी इमेज को हम एक्सेस कर पाएंगे। तो वो हमारे को देखना पड़ेगा। तो अब मैं जैकॉब पे आ गया हूँ इसकी आईडी लेने के लिए, इमेज आईडी। इसको ओपन करते हैं न्यू टैब में, यहाँ पे हमारे को इसकी आईडी मिल जाएगी, इसको कॉपी कर लेते हैं, वापस जाते हैं क्रैक स्टेशन पे, पेस्ट करते हैं उसको, और अगली देखते हैं यहाँ पे क्या है। और अब हम आ गए हैं 4th यूज़र पे, एबी पे, और इसकी भी यहाँ पे निकाल लेते हैं इमेज का आईडी क्या है। ये है इसकी इमेज की आईडी, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आते हैं। अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं क्रैक स्टेशन पे, क्रैक हैशेज। और अब आप देखोगे तो तीनों हैशेज एक्चुअली में क्रैक हो चुके हैं। ये MD5 टाइप के हैश थे। ठीक है, MD5 टाइप के हैश हैं तीनों, और ये तीनों अगर आप देखोगे तो कुछ टाइमिंग्स हैं। ठीक है, 11, 18, 328, 1934। तो ये 24 आवर फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा तो हमारे को ये समझना पड़ेगा, जिसमें 0 से 23 तक जो चलता है ना टाइम, वो वाले फॉर्मेट में, क्योंकि 19 दिया हुआ है। तो ये जो हैशेज हैं ये इन टाइम फॉर्मेट के हैं। तो क्या हम इससे अपने यूज़र की जो इमेज है क्या उसका हैश पता लगा सकते हैं? कुछ आइडिया दिमाग में? तो बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आप सोचोगे तो क्या हम इनको भी ब्रूट फोर्स नहीं कर सकते? तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, जितने भी पॉसिबल टाइमिंग्स ऐसे बन सकते हैं सबको बनाया, उनका MD5 हैश तैयार कर लिया। फिर इनको फफ की मदद से हम क्या काम कर सकते हैं, वेबसाइट पे ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। सारे जितने भी MD5 हैशेज हैं सब ट्राई करेंगे, जिससे हमारे को सामने इमेज का रिस्पॉन्स आ गया। इसका मतलब हमारे को अपनी इमेज फाउंड हो गई है ना। तो ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे को एक लिस्ट जनरेट करनी पड़ेगी, वर्ड लिस्ट, जितने भी पॉसिबल टाइमिंग्स है उन सबके MD5 की, और उसके बाद हम उसको फिर फफ से ब्रूट फोर्स करेंगे, फर्स्ट करेंगे वैल्यूज़ को, और जिसमें हमारे को मिल जाएगी इमेज, उसको हम फिर ओपन करके इमेज देख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिख लिया है, जिसमें मैंने सबसे पहले हैशलिप को इंपोर्ट करा है ताकि मैं MD5 हैश बना पाऊँ। फिर एक फाइल को ओपन करा है, वही राइट फॉर्मेट में, बिल्कुल सेम वैसा ही कोड है लगभग। उसके बाद मैं एक लूप चलाता हूँ 0 से 24 के लिए। ये आवर्स के लिए लूप होगा, कितने घंटे हैं, और इसमें 24 इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ 23 तक होगा। 23 के बाद वो R0 बन जाता है ना। सिमिलरली मैंने फिर उसके अंदर हर घंटे के अंदर 60 तक के मिनट्स होते हैं, तो 0 to 60 चलाया, 60 इंक्लूड नहीं होगा, 59 तक मिनट्स होंगे।
उसके बाद मैं उनको एडजस्ट करता हूँ। आप समझ गए होगे इस बार एडजस्ट मैंने क्यों करा। अगर 1 है तो उसको 0 1 कर दे, है ना। नंबर्स आप लोगों को पता है उसी फॉर्मेट में होते हैं कि 0 1 0 2 0 3, तो पहले 0 लगाना है। अगर वो 1 है खाली तो उसको 0 1 कर दे, ठीक है। तो हम उसको 2 डिजिट का कन्वर्ट कर दे। सेम मैंने आर के साथ करा है, सेम मिनट के साथ करा है। फिर मैं उन दोनों को जोड़ देता हूँ, ठीक है। पहले आर आएगा, फिर उसके बाद एक कोलन आएगा, फिर उसके बाद मिनट होगा। ऐसे नॉर्मल सी स्ट्रिंग बना देते हैं। फिर उसका MD5 कन्वर्ट करते हैं, और MD5 कन्वर्ट करने के बाद उसके MD5 को हम फाइल में लिखते हैं एक न्यू लाइन के साथ। जैसे MD5 लिखोगे उसके बाद न्यू लाइन, अगली लाइन पे आ जाओ, अगला MD5, अगला MD5, ऐसे करते रहो। Python 3 टाइम brt.py एंटर मारते हैं और यहाँ पे हमारी वर्ड लिस्ट जो है वो तैयार हो जाएगी। कैट करते हैं अपनी वर्ड लिस्ट को, time.txt को एंटर मारते हैं और यहाँ पे हमारे सारे MD5 हैशेज हम लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा पाइथन कहाँ काम आती है। पाइथन ऑटोमेशन, स्क्रिप्टिंग, इन चीज़ों में बहुत काम आती है। डे टू डे लाइफ में, डे टू डे टास्क जब हमारे को छोटे मोटे करने होते हैं ना। अब आप सोचो इंटरनेट पे कितनी पॉसिबिलिटी है कि आप इसको ढूंढने जाओगे अपनी स्पेसिफिक चीज़ को, कि मेरे को एक टाइम से बेस्ड MD5 लिस्ट चाहिए जो कि 24 फॉर्मेट में होनी चाहिए, 0 से 24 वाले आर फॉर्मेट में होनी चाहिए, सबके MD5 होने चाहिए। तो वो कितने पॉसिबिलिटीज़ आपको मिल सकती हैं, कि कितनी पॉसिबिलिटी है वो मिल जाएगी। तो आपको इतना बेसिक लिखना आना चाहिए पाइथन में कि आप ये सब बेसिक रेगुलर काम अपने कर पाओ। तो करते हैं फफ -w time.txt, ठीक है। हमारी वर्ड लिस्ट दे देते हैं -t2 -p01, ये सब वही चीज़ें आपको पता है। हेडर देंगे अपना कुकी, -u URL देंगे। URL कौन सी देनी है, वो अपलोड्स वाले सब डोमेन की हमारे को देनी है जहाँ से वो इमेज को फेच कर रहा है, ठीक है। तो वो वाली हम यहाँ पे देंगे, जो ये वाली आपने देखी थी ना, ये वाली जहाँ पे आ रहा था नॉट फाउंड। क्योंकि अगर इनडायरेक्टली सोचोगे आप इसको भी कर सकते हो ब्रूट फोर्स करने को, लेकिन आप इसको भी कर सकते हो क्योंकि ये भी तो घूम फिर के ढूंढ तो यहीं पे रहा है ना इमेज को। हम डायरेक्टली देख लेते हैं और यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करेंगे। सबसे पहले हम ID नंबर 3 को कर रहे हैं। हमारे यूज़र की ID 3 है क्योंकि वो लीव कर चुके, हमने देखा था। और यहाँ पे हम लोगों को करना है एक्चुअल में फर्स्ट, यहाँ पे अपने जो वो ID है उनको यहाँ पे भेजना है। और बस हमारा कमांड पूरा हो गया, एंटर मारते हैं। तो हम लोगों को अपना हैश जो है वो मिल चुका है जो हम लोग ढूंढ रहे थे, जिसमें इसको एक इमेज मिल गई है। यहाँ पे स्टेटस कोड 200 आया है, साइज़ काफ़ी बड़ा है क्योंकि इमेज का साइज़ बड़ा होता है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जाके कि अब हमारी इमेज कैसी दिखती है, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, अपलोड्स के आगे जोड़ देंगे। सबसे पहले यूज़र ID देनी थी हमारे को 3, उसके बाद अंडरस्कोर, फिर अपना हैश देना और उसके बाद एंड में ढूंढना है JPG। ये ऐसे इमेज बन रही थी, एंटर मारते हैं और हम लोगों को अपनी इमेज जो है वो मिल चुकी है, जो कि डिलीटेड यूज़र की इमेज थी। ये हम लोगों को यहाँ पे फाउंड हो गई है। तो अब हमारे को यहाँ पे ढूंढना है कि ये कहाँ रहती है, उससे नियर फिर हमारे को पब ढूंढना है ताकि हम इसका सिक्योरिटी क्वेश्चन बाईपास कर पाएँ। यही करना है हमको, है ना। तो काफ़ी मेहनत का काम है। अब सबसे पहले आप कैसे कर सकते हो ये काम, तो आप इसको गूगल सर्च कर सकते हो, आपको इससे रिलेटेड चीज़ें मिलेगी। फिर आप इसकी लोकेशन ढूंढ सकते हो। और सबसे पहले आप स्टार्टिंग कैसे कर सकते हो, स्टार्टिंग कर सकते हो EXIF डेटा के साथ। यानी कि ये जब इमेज एक कोई खींचती है ना, तो वो सिर्फ इमेज नहीं होती, उसके साथ वो अपनी इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करती है। कोई भी डिवाइस जब एक इमेज को खींचता है, ठीक है, क्लिक करता है, तो वो उसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर देता है। कई बार उसे मेटा डेटा कहते हैं, कई बार EXIF डेटा कहते हैं, जैसे कि किस लोकेशन पर खींची गई, ये सब एक इमेज के साथ स्टोर्ड होता है, ठीक है। आपको लगता है कि आप इमेज खींच रहे हो तो खाली इमेज खींच रही है। अपने फोन्स में भी देखना, अगर आप इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करोगे अपनी इमेज की, तो वो इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ दिखाता है। और अगर आप कुछ हैकिंग के टूल्स जानते हो तो आप उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि वो कहाँ पे खींची गई थी, ठीक है, किस डिवाइस से खींची गई थी, क्या लॉन्गिट्यूड था, क्या लैटिट्यूड था। आप एक एक चीज़ जान सकते हो एग्जैक्ट। तो वो हम देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। तो उस इमेज को मैं अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लेता हूँ wget की मदद से। wget वो लिंक देते हैं यहाँ पे। इस इमेज को मैं रीनेम कर दूंगा ताकि मैं ढंग से ढूंढ पाऊँ इस इमेज को। तो मैं इसको कर देता हूँ image.jpg और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने हेडर भी दूंगा, ठीक है। हेडर लिखना पड़ता है उसके लिए, हेडर =, और यहाँ पे हम दे देते हैं कुकी अपनी, एंटर मारते हैं और ये हमारी इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो गई। अब इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने बताया कि EXIF डेटा या मेटा डेटा कैसे देख सकते हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कमांड यूज़ करेंगे EXIF टूल का, EXIF टूल, और यहाँ पे इमेज का नाम दे देंगे image.jpg, एंटर मारते हैं और इससे रिलेटेड ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देगा। आप किसी भी इमेज पे इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखो, कब खींची गई थी, चेंज डेट, क्रिएशन डेट, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इमेज का साइज़ क्या है, उसका GPS एल्टीट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, और GPS की पूरी एग्जैक्ट पोजीशन, जो हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। हम लोगों की इसकी पोजीशन मिल चुकी है। अब मैं इसको मैप्स पे खोल के देखता हूँ कि ये पोजीशन मुझे कहाँ पे ले जाती है, जो GPS की लोकेशन है कहाँ पे खुलती है, उससे रिलेटेड वहाँ पे अगर कोई पब है तो उस सब को हम डाल के देखेंगे कि हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे गूगल मैप्स को ओपन कर लिया। गूगल मैप्स में हम उसको पेस्ट करेंगे जो हमारे को मिला था। इसमें कुछ चेंजेस आपको करनी पड़ेंगे। जो बीच में डिग लिखा है ना, DEG, डिग्री का, इसको हटा दो बस, ठीक है। बाकी सब ठीक है और इसको हटा देते हैं हम, डिग्री का। एंटर मारते हैं
और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एक लोकेशन पे। अगर आपको दिख रहा हो ये लोकेशन है हमारी, एग्जैक्ट लोकेशन हमारी दिख रही है। अब इससे नियर बाय हम ढूंढते हैं कोई बार हो या पब हो कुछ ऐसा, तो वो मुझे यहाँ पे सिंबल दिख रहा है, ग्लास का बना, वाइन ग्लास सा बना हुआ दिख रहा है, द न्यू वेलकम सेलर। तो ये हम डाल के देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। उसके अलावा फिर यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, सौदा विलेज है यहाँ पे, और उसके अलावा BBQ किंग है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा इससे, क्योंकि ये पब जैसा दिख रहा है, ग्लास बना हुआ आ रहा है। तो द न्यू वेलकम सेलर, इसको हम ट्राई करते हैं। तो डालते हैं यहाँ पे द न्यू वेलकम सेलर, एंटर मारते हैं, लॉगिन। और यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं एक्चुअली। अगर आप देखोगे तो हमारे को अपना 3rd फ्लैग भी मिल गया है। अब हम लोगों को सिर्फ एक फ्लैग और ढूंढना है। ठीक है, और यहाँ पे मैसेजेस में यू हैव नो मैसेजेस, अपलोड्स में देखते हैं हम लोग। और इस बार हम लोग अपलोड्स को देख पा रहे हैं। यहाँ पे अपलोड्स हम लोगों को दिख रहे हैं, तो शायद ये एडमिन थी इस वेबसाइट पे। तो यहाँ पे हम करते हैं डाउनलोड द फाइल लिस्टिंग फ्रॉम, ये वाले जो सब डोमेन से हम फाइल लिस्टिंग डाउनलोड कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है। तो गेट लिस्टिंग पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को आ रहा है अपलोड्स के अंदर, और यहाँ पे सारी इमेजेस हमारे को दिखा रहा है जो हमने निकाली इतनी मेहनत से। 3 वाली भी दिखा रहा है, 2 वाली। यहाँ पे सारी हम लिस्टिंग देख सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी फाइल अपलोडेड है, ये देख पा रहे हैं, JPG फाइल। अब आती है मेन बात कि अगर ये उसकी रिसोर्सेज को एक्सेस कर पा रहा है तो कैसे कर पा रहा है, मतलब वो क्या वहाँ की चीज़ें देख पा रहा है, वो सब हमारे को देखना है कि वो वहाँ पे दोनों आपस में सब डोमेन कनेक्ट कैसे कर रहे हैं। यहाँ से हम क्लिक कर रहे हैं कि गेट लिस्टिंग, और वो वहाँ पे जाके लिस्टिंग निकाल रहा है। तो वो रिक्वेस्ट देखना बहुत ज़रूरी है ऐसी चीज़ों में, तो है ना। तो उसको हम बर्ब स्वीट पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये रही हमारी लेटेस्ट रिक्वेस्ट स्टाफ के अंदर, पोर्टल के अंदर, अपलोड्स के अंदर। यहाँ पे एक पैरामीटर भी, तो मैं इसको सेंड टू रिपीटर करता हूँ। तो यहाँ पे आ गई है पोस्ट रिक्वेस्ट है, और नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे एक पैरामीटर पास हो रहा है, लिस्टिंग फाइल इक्वल्स टू अपलोड फाइल लिस्ट, और यहाँ पे एक b84w.json। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ पे सेंड करता हूँ, रिस्पॉन्स में हम लोग देखते हैं क्या आ रहा है। सबसे पहले फ्लैग तो हम लोगों को मिल ही गया है, स्टाफ पोर्टल ये सब तो था पहले से। फाइल नेम्स, जो फाइल हमको दिख रही थी वहाँ पे, वो जो आ रही है सारी फाइल, उनका साइज़ भी एक्चुअली यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है जेसन फॉर्मेट में है। फिर ये उसको पार्स करके हमारे को दिखा रहा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे स्क्रिप्ट टैग है, तो ये यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड है, उसको ये पार्स करके हम लोगों को दिखा रहा है। अगर यहाँ पे कुछ फंक्शन भी है, फंक्शन ईच फाइल, यहाँ पे फंक्शन चल रहा है हर फाइल के ऊपर, और ये यहाँ पे कुछ काम कर रहा है, उनके नेम डिस्प्ले कर रहा है, शायद कुछ कर रहा है, मैं ढंग से पढ़ नहीं पा रहा हूँ इसको, लेकिन इंटरेस्टिंग तो है हमारे लिए, देखो, है ना। तो हम क्या काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पे ये जो फाइल है, ये हमारे को पता है कि ये फैच कर रहा है सब डोमेन से, तो मैं इसको डायरेक्टली जाके विजिट करने की कोशिश करता हूँ कि क्या मैं इस फाइल को वहाँ पे देख सकता हूँ या नहीं देख सकता। इसको कॉपी करते हैं। तो मैं वापस उस सब डोमेन पे आ गया हूँ। यहाँ पे उसको ओपन करते हैं, .json वाली फाइल को जो हमारे को मिली है, देखते हैं हम क्या इसको देख सकते हैं। तो हम इसको देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या काम कर रहा है, ये वहाँ पे एक फ़ाइल रखी है, ये वाली फाइल, अगर आपको दिख रहा हो ये वाली फाइल, और ये उस पर रिक्वेस्ट मार रहा है। उसके अंदर जो भी डेटा है वो वहाँ से फैच करके, ये जो हमने देखा ये जेसन डेटा, वहाँ से फैच करके फिर हमारे को इनकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है ना। अब अगर आपको यहाँ पे अभी तक 6th सेंस चालू नहीं हुई है, हैकर वाली सेंस चालू नहीं हुई है, तो हो जानी चाहिए। मेरी हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी वनरेबिलिटी हो सकती है, यानी कि आपके सामने जो यहाँ पे फाइल नेम आप दे रहे हो उसको आपको एक्सेस करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे SSRF वनरेबिलिटी हो सकती है, यानी कि ये अपनी ही इंटरनल रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट मार रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कुछ और रिसोर्स दे दूँ तो क्या ये उसको भी रिक्वेस्ट मारेगा, ये हम लोगों को यहाँ पे देखना है ना। इसको ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पे आप जो भी दोगे वो अपलोड्स वाले सब डोमेन पे जाके उसके आगे जोड़ देगा, फॉरवर्ड / लिख के उसके आगे जोड़ रहा है इस चीज़ को, है ना। जैसे अगर ये फाइल नेम दी तो ये क्या काम कर रहा है, उस अपलोड्स वाले सब डोमेन पे जा रहा है, उसके फॉरवर्ड / जोड़ रहा है उसके आगे, उस नाम को जोड़ दे रहा है जो भी हम यहाँ नाम दे रहे हैं। तो हम इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, तो क्या मैं इसकी मदद से एडमिन वाले सब डोमेन को देख सकता हूँ जो सिर्फ एडमिन एक्सेस कर सकता है। क्या मैं किसी तरह उसको देख सकता हूँ, क्योंकि मेन वही है हमारे लिए, एडमिन सब डोमेन, है ना, उसकी वैल्यूज़ को देखना। तो क्या मैं देख सकता हूँ उसको, कुछ आइडिया आ रहा है आपके मन में? तो हाँ, मैं बिल्कुल देख सकता हूँ। कैसे देख सकता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे ये काम करूँ, यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, वहाँ पे याद है आपको एक रीडायरेक्ट था, रीडायरेक्ट एंड पॉइंट, उसके अंदर तो यहाँ पे एक पैरामीटर था URL इक्वल्स टू, और वहाँ एडमिन वाले सब डोमेन का अगर मैं URL दे दूँ पूरा, ठीक है, वो दे देते हैं यहाँ पे http admin डॉट, अब ये दे दिया यहाँ पे पूरा हमने एडमिन वाला सब डोमेन। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे हो क्या रहा है, कि जो भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ लिस्टिंग फाइल के बाद, ये उसको जाके पेस्ट कर देगा किसके अंदर,
वो उसको लाके ना यहाँ जब ब्लू वाला पार्ट है वहाँ पे लाके पेस्ट कर देगा जो भी हम यहाँ दे रहे हैं। तो ये इसको यहाँ पे ऐसे लिख देगा रीडायरेक्ट URL इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ये हमने भी ट्राई करा था, हमसे हुआ कि नहीं, ब्राउजर से हमारी जब रिक्वेस्ट जाएगी तो वो जाएगी हमारी ही IP एड्रेस से। लेकिन जब वो इंटरनली इस पे पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा, हम इसको पोस्ट रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं मेन डोमेन पे, इंटरनल रिक्वेस्ट जा रही, और फिर वो उसको वहाँ पे फेच करने जाएगा, और जब वो इस पे फेच करने जाएगा इंटरनली तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा किस पे, तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा admin.onerecruitment.co.uk पे, और वो इंटरनली सारी रिक्वेस्ट लगेगी तो वो इसको अलाउ कर देगा, है ना। और हम लोगों को वहाँ से जो भी चीज़ होगी, जो भी वहाँ की फाइल लिस्टिंग होगी वो देखने को मिल जाएगी, जो भी वहाँ पे फाइल होस्टेड होगी उसका कंटेंट ये वहाँ पे लाके दे देगा हमारे को, जैसे ये डिस्प्ले कर रहा है। जैसे ये वाला जो कंटेंट है जो फाइल के अंदर लिखा था वो लाके हमको वापस दे रहा है। सिमिलरली इस जगह पे जो भी कंटेंट होगा वो लाके हमारे को वापस दे देगा। तो अब इसको सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को, और हम लोगों को यहाँ पे 200 ओके तो आ गया। देखते हैं यहाँ नीचे रिस्पॉन्स में क्या आता है। ये फ्लैग तो पिछले वाला ही है, और यहाँ पे हम लोगों को अपना फाइल्स के अंदर दिख गया है फ्लैग अपना। तो वहाँ पे जो कंटेंट था वो फ्लैग था हम लोगों का, फाइनल फ्लैग जो हम लोगों को ऐसे निकालना था। तो यहाँ पे हमने SSRF की भी फ़ायदा ले लिया है, यहाँ पे ओपन रीडायरेक्ट का भी फ़ायदा ले लिया, हमने यहाँ पे अपना सारा काम डन कर दिया है। सो आई होप सो आपको वन रिक्रूटमेंट चैलेंज पसंद आया हो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।